हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के में सेकंड चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देखेंगे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है और ये कब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो किसी भी एग्रीमेंट में अगर कोई भी एग्रीमेंट है वो तभी वैलिड होगा जब उसमें दो चीजें हो, एक तो ऑफर हो, ऑफर को हम लोग प्रपोजल भी बोलते हैं, और दूसरा एक्सेप्टेंस हो, उसको प्रपोजल या ऑफर का एक्सेप्टेंस हो। और ये दोनों चीजें लॉफुल भी होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इलीगल नहीं होनी चाहिए। ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो और दोनों लीगल हो। तो सबसे पहले ऑफर को पढ़ते हैं। ऑफर या प्रपोजल दोनों एक ही बात है। तो प्रपोजल का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2A में। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एक व्यक्ति अपना विलिंगनेस बता रहा है, अपनी इच्छा बता रहा है दूसरे व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए या फिर कुछ काम न करने के लिए। ठीक है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। उसका पर्पस क्या है? अपना इच्छा बताने का, उस सामने वाले व्यक्ति का कंसेंट हासिल करना, एसेंट हासिल करना। तब ये हम कहते हैं कि ये एक प्रपोजल है या ऑफर है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा बता रहा है कुछ करने के लिए या कुछ करने से बचने के लिए। ठीक है, और उसका पर्पस ये है कि वो सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट या एसेंट हासिल कर ले। तो ये एक प्रपोजल है। तो इस डेफिनेशन को हम लोग एनालाइज करते हैं तो इसमें तीन पार्ट है। ये तो ऑफर हो जो होती है या कुछ करने के लिए या एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग के लिए होती है। ठीक है, ऑफर हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, अपने आप को नहीं दी जाती है। और ऑफर देने का पर्पस होता है दूसरे व्यक्ति की कंसेंट को हासिल करना। ठीक है, कोई कैजुअल इंक्वायरी किसी ने कर लिया तो वो ऑफर नहीं है। ठीक है, ए ने बी से कहा आई कैन सेल माई हाउस इफ आई गेट गुड प्राइस, ये कोई ऑफर नहीं है, केवल ये अपने इंटेंशन बता रहा है। ये नहीं, ऑफर नहीं दिया है बी को कि मैं अपना हाउस आपको बेच दूंगा। ए ने बी से कहा आई मे सेल माई हाउस फॉर 10 lakhs। ठीक है, तो यहां मे लिखा है, मैं बेच सकता हूं 10 लाख रुपए में, ये भी कोई ऑफर नहीं है कि उन्होंने उसने अपनी इंटेंशन बताई है। ए ने बी से कहा विल यू बाय माई हाउस फॉर 10 lakhs, क्या तुम मेरा हाउस 10 लाख में खरीदोगे? तो ये है ऑफर। डायग्राम के फॉर्मेट में देख लेते हैं इसको। मिस्टर ए है ये, इन्होंने ऑफर, इनका ये ऑफर या प्रॉमिसर है, और इन्होंने ऑफर दिया मिस्टर बी को, विल यू बाय माई हाउस फॉर ₹10 लाख, ये ऑफर हुई। मिस्टर बी ऑफरिंग है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस की है अपना हाउस 10 लाख में बेचने के लिए। ठीक है, मिस्टर ए ने विलिंगनेस किसको एक्सप्रेस की है? मिस्टर बी को। मिस्टर ए का पर्पस क्या है? मिस्टर बी की कंसेंट को। कितनी तरह की ऑफर हो सकती है? 5 तरह की ऑफर हो सकती है। जनरल ऑफर, ये जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए खुली होती है, कोई पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दी जाती है, जो जिस व्यक्ति को दी गई है केवल वही एक्सेप्ट कर सकता है। क्रॉस ऑफर, दो आइडेंटिकल, दो आदमियों ने क्रॉस एक दूसरे को सेम ऑफर दे दी। ए ने बी से कहा मैं अपनी कार 50,000 में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा कि मैं 50,000 में तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ। सेम ऑफर है, दोनों के एक दूसरे की ऑफर मालूम नहीं है, तो ये क्रॉस ऑफर हुआ। ठीक है, काउंटर ऑफर, अगर जिसको ऑफर दी गई उसने एक्सेप्ट पूरा नहीं किया, पूरी तरीके से एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो काउंटर ऑफर हुआ। तो काउंटर ऑफर को देखते हैं। काउंटर ऑफर जब एक कोई व्यक्ति कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दी कि मैं अपना हाउस तुम्हें बेच सकता हूँ, बेचूंगा 10 लाख में। मिस्टर बी ने कहा मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन मैं केवल 9 लाख दूंगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हुआ। और ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है जो वो काउंटर ऑफर हो गई। अब मिस्टर ए चाहे तो एक्सेप्ट करें या रिफ्यूज कर दें। ठीक है, अब इसमें हुआ ये कि जो मिस्टर ए ने ऑफर दी 10 लाख वाली, वो एक्सपायर हो गई क्योंकि मिस्टर बी ने 10 लाख की एक्सेप्ट नहीं की।
उसने ना काउंटर ऑफर दे दिया 9 लाख का, ठीक है। एक लास्ट है फिर स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर काफी लंबे समय तक एक्सेप्टेंस के लिए खुला रहता है, एक पीरियड मेंशन होता है, उस उसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है। इसको डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। कितने तरह के ऑफर्स होते हैं। जनरल ऑफर पब्लिक को दिया जाता है, स्पेसिफिक ऑफर किसी एक पर्सन को दिया जाता है, क्रॉस ऑफर दो लोग एक दूसरे को सेम आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहे हैं तो उनको एक दूसरे के ऑफर का ज्ञान नहीं है। काउंटर ऑफर कंडीशनल एक्सेप्टेंस किसी ने किया और कुछ कंडीशन लगा करके तो वो एक काउंटर ऑफर हो जाएगी। स्टैंडिंग ऑफर वो एक लंबे समय तक वो ऑफर खुली रहती है एक्सेप्टेंस के लिए, टेंडर्स वगैरह, तो वो काउंटर ऑफर वो स्टैंडिंग ऑफर हुआ। अच्छा, ऑफर के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑफर जो होती है वो एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड दोनों हो सकती है, ठीक है। अगर कुछ वर्ड्स के फॉर्म में है तो वो एक्सप्रेस है, वर्ड्स चाहे मुंह से वर्बल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, तो ठीक है। तो और अगर एम्प्लॉयड भी हो सकता है क्योंकि ये अगर किसी के कंडक्ट ऑफ द पार्टी, अगर किसी पार्टी के कंडक्ट से या सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस से ये ऑफर आई है तो वो एम्प्लॉयड ऑफर मानी जाएगी। अगर एक जूता पॉलिश करने वाला है मिस्टर ए, वो मिस्टर एक्स को कहता है आई कैन पॉलिश योर शूज फॉर ₹5, तो ये एक्सप्रेस ऑफर है, उसने बोला ऑफर दिया। लेकिन अगर वो बिना कुछ बोले उस मिस्टर एक्स का जूता उठाकर पॉलिश करने लगता है और वो मिस्टर एक्स ऑब्जेक्ट भी नहीं करते हैं तो ये इम्प्लाइड ऑफर है मिस्टर ए जो शू क्लीनर है उसकी तरफ से, और बिना कुछ वर्ड्स के ये ऑफर उसने दिया और मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट किया। ऑफर जो है उसकी वजह से एक लीगल रिलेशंस बनना चाहिए अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करेगा दोनों लोगों के बीच में। अगर कोई ऑफर है एक फ्रेंड को दी गई कि क्रिकेट खेलने के संबंध में, तो ये कोई लीगल रिलेशंस नहीं क्रिएट करता, तो ये ऑफर नहीं है। एक कार बेचने के लिए ऑफर है तो वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करता है, इसलिए वो ऑफर है। कोई भी सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो वो ऑफर नहीं है क्योंकि कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ऑफर बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, कोई वेग ऑफर नहीं मानी जाएगी। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस उसके सर्टेन नहीं है, डेफिनिट नहीं है, तो वो कोई लॉफुल ऑफर नहीं है, ठीक है। अगर टर्म्स जो है उसको क्लियर भी नहीं है, कुछ चीजें मिसिंग है उसमें, तो वो भी लॉफुल ऑफर नहीं है। मिस्टर ए के पास 10 कारें हैं, ठीक है। उन्होंने बी से कहा कि मैं अपनी एक कार तुमको 50,000 में बेच दूंगा। ये एक वेग ऑफर है क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि 10 में से कौन सी वाली कार वो बेचने का ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ऑफर होता है और इनविटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जो इनविटेशन टू ऑफर होता है वो किसी दूसरी पब्लिक पर्सन को दिया जाता है कि वो ऑफर दे। मिस्टर ए ने कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश कराया अपने प्लॉट बेचने के लिए, तो ये कोई ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है कि दूसरे व्यक्ति जो खरीदना चाहते हैं प्लॉट वो आके ऑफर दें और फिर उसके बाद मिस्टर ए एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है। जो इनविटेशन टू ऑफर होती है वो उसका पर्पज होता है कि इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना पब्लिक के बीच में ताकि लोग ऑफर्स अपनी दें, ठीक है। अच्छा, एक ऑफर जो होती है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। एक पर्टिकुलर पर्सन को दी गई तो वो स्पेसिफिक ऑफर है, और अगर वही पर्टिकुलर पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है। अगर पूरे दुनिया को दे दी गई वो ऑफर तो वो जनरल ऑफर है, दुनिया में से कोई भी व्यक्ति आके एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर तभी इफेक्टिव होगी जब वो कम्युनिकेट कर दी जाए, उसको सामने वाले व्यक्ति के तक पहुंच जाए।
Only when the offer is made known to the offeree, acceptance and contract can arise. जब तक ऑफर, जिसको ऑफर दी गई है उसको नॉलेज में नहीं आता है ये बात ऑफर का, तब तक वो ना एक्सेप्टेंस दे सकता है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति इग्नोरेंट है कि उसको कोई ऑफर दी गई है और तो क्या वो एक्सेप्टेंस दे सकता है? वो नहीं दे सकता एक्सेप्टेंस जब तक कि वो इग्नोरेंट है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स के बेटा घर से भाग गए, ठीक है, तो उन्होंने अपने नौकर मिस्टर वाई को भेजा कि जाओ उसको ढूंढ के लाओ। जब वो चला गया ढूंढने, तब इधर मिस्टर एक्स ने ऑफर निकाल दे दिया कि जो भी ढूंढ के लाएगा उसको मैं 50,000 रुपए दूंगा। अब मिस्टर वाई किसी तरीके से ढूंढ के ले आए, उनको नहीं मालूम था कि ऐसी कोई ऑफर थी। तो फिर उसके बाद जब बाद में उनको मालूम पड़ा मिस्टर वाई को, तो उन्होंने कहा कि मुझे 50,000 रुपए दीजिए क्योंकि मैं आपने ऐसी ऑफर निकाली थी। तो ये इनवैलिड है, क्योंकि उनको ऑफर वो कम्युनिकेट नहीं हुई थी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती थे, इसलिए वो 50,000 क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जो ऑफर है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को भी, आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हो सकते हैं, कई कई टर्म्स एंड कंडीशन अटैच किए जा सकते हैं ऑफर में भी। और जो व्यक्ति एक्सेप्टेंस देगा उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी होगी, तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। यहां तक कि ऑफरर जो है वो कुछ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में प्रेस्क्राइब कर सकता है कि आपको एक्सेप्टेंस इस फॉर्म में देनी होगी, लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करना होगा या टेलीग्राम से भेजना होगा अपनी एक्सेप्टेंस, ऐसी कंडीशंस भी प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो फिर जो व्यक्ति जिसको ऑफर दी गई है उसका फर्ज है कि वो उसी मोड में एक्सेप्टेंस दे अपनी। अगर लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस देने के लिए प्रेस्क्राइब किया गया तो लेटर के थ्रू ही एक्सेप्टेंस दे। लेकिन मान लीजिए वो फोन पे दे देता है एक्सेप्टेंस, ठीक है, और जो जिस व्यक्ति ने ऑफर दी थी वो ऑब्जेक्ट नहीं करता, वो कहता है मतलब वो कुछ नहीं बोलता, तो उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। अगर उसने फोन पे एक्सेप्टेंस दे दी और वो जिसने ऑफर दी थी वो ये नहीं बोलता कि नहीं नहीं मुझे लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस भेजो, तो वो फोन वाली एक्सेप्टेंस भी वैलिड रहेगी, ठीक है। टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ए ने बी से कहा कि क्या तुम मेरी कार 50,000 में खरीदोगे, बी ने ए से कहा क्या तुम अपनी कार 50,000 में बेचोगे मुझे, बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफर्स हैं, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से ऑफर है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। ये क्रॉस ऑफर्स है। अच्छा, ऑफर्स में कोई भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसकी कंप्लायंस नहीं करेंगे तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि आई ऑफर टू सेल माई प्लॉट टू यू फॉर ₹10 लाख, मैं अपना प्लॉट 10 लाख रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, और अगर तुम 2 दिन के अंदर मेरी ऑफर को रिजेक्ट नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा तुम तैयार हो खरीदने के लिए, तुम एक्सेप्ट कर लिए मेरी ऑफर। ये ऑफर नहीं वैलिड है, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है, एक्सेप्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। एन ऑफर इज डेफिनिट एंड इट कैन कन्वर्ट इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक डेफिनिट होती है ऑफर और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। इनविटेशन जो टू ऑफर जो होती है वो ऑफर को इनवाइट करती है, कॉल करती है कि आप आइए मुझे ऑफर दीजिए, ठीक है, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर, ये कोई ऑफर नहीं है जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, इनविटेशन बुलावा है कि आइए मुझे ऑफर दीजिए, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर जो होता है उससे ऑफर आते हैं, उससे वो कन्वर्ट होता है ऑफर में, न कि कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, ऑफर कब लैप्स हो जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑफर में ये दिया हो सकता है कि इतने समय में ऑफर लैप्स हो जाएगी, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, और अगर कुछ नहीं दिया है तो एक रीजनेबल टाइम जो कि केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगा,
उस रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर लैप्स हो जाएगी। ठीक है, वो रीजनेबल टाइम क्या होगा वो केस टू केस पे डिसाइड करेगा। अगर कुछ टाइम पीरियड दिया है 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, तो उस पीरियड तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तो वो लैप्स हो जाएगी। और अगर टाइम नहीं दिया है तो एक रीजनेबल टाइम के बाद वो एक्सेप्ट लैप्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ऑफर अगर प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्ट नहीं किया गया, ऑफर में दिया गया है कि आपको इस मोड के थ्रू ही एक्सेप्ट करना है, लेट्स से लेटर के थ्रू एक्सेप्ट, लेटर भेज के एक्सेप्ट करना है, तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगी। अगर आपने किसी दूसरे मोड से कर दिया और अगले ने ऑफर ने ऑब्जेक्ट कर दिया, और अगर कोई मोड नहीं दिया तो जो भी एक रीजनेबल मैनर है उस मैनर में एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब मोड अगर दिया है तो प्रेस्क्राइब मोड में ही एक्सेप्ट करना होगा, और अगर मोड नहीं दिया है तो कोई एक रीजनेबल मोड में एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज है इसके अंदर ये कि अगर किसी दूसरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, लेटर के बजाय फोन पे एक्सेप्ट कर लिया, और ऑफरर ने इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया कि नहीं मुझे तो लेटर के थ्रू ही चाहिए एक्सेप्टेंस, तो फिर ये माना जाए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और ऑफर बाउंड रहेगा, क्योंकि उसका ड्यूटी है सेक्शन 7 के तहत कि वो ऑब्जेक्ट करे कि प्रेस्क्राइब मोड में आपका एक्सेप्टेंस नहीं आया। ऑफर और कब लैप्स हो सकता है? ऑफर अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तब भी लैप्स हो सकता है। ठीक है, जिसको ऑफर दी गई उसने रिजेक्ट कर दिया, ऑफर लैप्स हो जाता है। रिजेक्ट कैसे हो सकता है? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स स्पोकन या वर्ड्स रिटन, या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है, जैसे उसके कंडक्ट से उसके बिहेवियर से दिख रहा है। ठीक है, इम्प्लाइड जो होता है, इम्प्लाइड रिजेक्शन जो होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। वो एक तो या तो काउंटर ऑफर दे दे, तो पहली ऑफर खत्म हो गई। 10 लाख की ऑफर आई थी मकान बेचने के लिए, उसने कहा कि मैं 9 लाख में खरीदूंगा, तो वो 10 लाख वाली ऑफर खत्म हो गई, लैप्स हो गई, ये 9 लाख की काउंटर ऑफर आ गई। या फिर वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दे कि मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, 10 लाख में तुम्हारा मकान लूंगा, लेकिन मैं 1 साल बाद पैसा दूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गई, तब भी वो 10 लाख वाली ऑफर लैप्स कर जाएगी। एक्सेप्टेंस होने से पहले ऑफरर या ऑफरी की डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए। ठीक है, एक्सेप्टेंस अभी हुआ नहीं है और ऑफरर या ऑफरी की डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए, मतलब पागल हो जाए, तो भी ऑफर लैप्स कर जाती है। लेकिन अगर जो ऑफरी है, मतलब जिसको ऑफर दी गई है, वो इस बात से अनअवेयर है कि उसकी ऑफरर की डेथ हो गई है या वो पागल हो गया है, तो फिर वो उसका जो एक्सेप्टेंस दिया जाए देगा वो वैलिड रहेगा। ऑफर रिवोक्ड, ऑफर तब भी लैप्स हो सकता है जब जो ऑफरर है वो अपनी ऑफर वापस ले ले, रिवोक कर दे। A proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party. एक वो ऑफरर ने अपनी एक नोटिस इशू करे कि हम अपनी ऑफर वापस लेते हैं और उसको कम्युनिकेट कर दे दूसरी पार्टी को, तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगी। लेकिन ये कब करना होगा? जिसको ऑफर दी गई है उसने एक्सेप्टेंस दे दी, उससे पहले ही अपनी ऑफर, एक्सेप्टेंस होने से पहले अपनी ऑफर रिवोक करनी होगी, तब ऑफर लैप्स होगी। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया और फिर अब वो वापस नहीं ले सकता अपनी ऑफर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए और बी फेस टू फेस बैठे हैं। ए ने ऑफर दी बी को कि मैं अपनी कार तुमको बेच सकता हूं पर 50,000 रुपए में, क्या तुम लोगे? बी तुरंत फोन उठा करके अपनी फैमिली वालों से डिस्कस करने लगता है, तो जिस दौरान वो डिस्कस कर रहा है उस दौरान वो ए अपनी ऑफर वापस ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है, तो ऑफर लैप्स हो जाएगी। अच्छा, कोई एक कंडीशन है उस कॉन्ट्रैक्ट में अटैच्ड, वो कंडीशन फुलफिल नहीं की जा रही है, तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगी। जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है उसे वो कंडीशन वो फेल करता है एक्सेप्ट करने में, उसको कंप्लाई करने में, तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए ने बी से कहा मैं अपनी कार तुमको बेचूंगा 50,000 रुपए में, तो अगर तुम जनरल इलेक्शंस में वोट डालोगे,
बी ने वोट नहीं डाला तो ये ऑफर लैप्स हो गई। लास्ट पॉइंट है लैप्स ऑफ ऑफर में सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ऑफर देने के बाद वो इलीगल हो गया, वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो इलीगल हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। ए ने बी को ऑफर दिया 1000 लीटर क्रूड ऑयल बेचने के लिए, ठीक है। बी एक्सेप्ट करता, उससे पहले गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग, तो ऑफर लैप्स हो जाएगा क्योंकि अब वो इलीगल हो गया है। और जहां पे एक्सेप्टेंस होने से पहले ही वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, कार को बेचने का ऑफर दिया था, वो अगला एक्सेप्ट करता, उससे पहले वो कार डिस्ट्रॉय हो गई, तो भी ऑफर लैप्स हो जाए। अब आइए एक्सेप्टेंस देखते हैं। इसकी डेफिनेशन दी है सेक्शन 2B में, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, ठीक है। a proposal when accepted becomes a promise। जब कोई एक पर्सन जिसको प्रपोजल दी गई है वो अपना कंसेंट दे देता है तो फिर हम कहते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस या एग्रीमेंट कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉमिस भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, तो फिर उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या रूल्स हैं? पहली बात तो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए, एज इट इज एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, तो तभी वो एग्रीमेंट बनेगा। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ठीक है। एक्सेप्टेंस बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, और ये एक्सप्रेस की जानी चाहिए इन सब यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। जब तक कि कोई उसमें ऑफर में प्रेस्क्राइब नहीं किया गया हो कोई इस तरीके से कम्युनिकेट करना है आपको एक्सेप्टेंस, तो कोई एक रीजनेबल मैनर में कम्युनिकेट की जानी चाहिए, ठीक है। और वैलिड एक्सेप्टेंस तभी होगी जब सारी टर्म्स जो ऑफर की हैं वो एक्सेप्ट की जाए और पूरा का पूरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए। ये नहीं कि पार्टली एक्सेप्ट किया पार्टली छोड़ दिया। अब सारी ये भी नहीं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन छोड़ दी, सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी और पूरा पूरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। कोई माइनर हल्का फुल्का वेरिएशन भी कर दिया एक्सेप्टेंस में तो भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि मैं अपना हाउस तुमको 1 लाख में बेचूंगा, मिस्टर बी ने कहा कि मैं तुम्हारा हाउस 99,999 रुपए में खरीदूंगा, तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, भले 1 ही रुपए का अंतर है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है क्योंकि उन्होंने एज इट इज पूरा पूरा एक्सेप्ट नहीं किया है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। Acceptance must be expressed in some usual and reasonable manner। जब तक कि प्रपोजल में ही ना लिखा हो कि इस तरीके से एक्सेप्ट करना है, तब तक कोई यूजुअल या रीजनेबल मैनर में एक्सेप्ट करना होगा। यूजुअल और रीजनेबल मैनर क्या हो सकता है? पोस्ट से हो सकता है, टेलीग्राम से हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, अपने कंडक्ट से हो सकता है, या व्यक्तिगत रूप से किस तरह की एक्सेप्टेंस हो सकती है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस मुंह से बोल करके, लेटर लिख करके, वर्ड्स में, टेलीग्राम वगैरह से, या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कंडक्ट ऑफ द पार्टी से, उसके जो एक्सेप्टर है उसे कंडक्ट से दिख रहा है कोई एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तीसरी बात कि जिस व्यक्ति को ऑफर दी गई है वही व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। या तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को दी गई है तो वो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, या फिर किसी क्लास ऑफ पर्सन को दी गई है, जैसे मान लीजिए लॉयर्स के लिए कहा गया है, ऑफर दी गई है, तो लॉयर्स ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। किसी कोई थर्ड पार्टी का व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। अल्टीमेटली जो प्रपोजर है, जो जिसने ऑफर दी, वो कंसेंट दे दे अपने कि हाँ अच्छा कोई थर्ड पार्टी भी। चौथी बात कि एक्सेप्टर जो है उसको कम्युनिकेट करना होगा अपनी एक्सेप्टेंस को ऑफर के पास, ठीक है। जो जिसने व्यक्ति ने ऑफर दी है
उसको उसको कम्युनिकेट करना होगा जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है उसके द्वारा। कोई मेंटल एक्सेप्टेंस नहीं चलेगी कि हाँ मन में सोच लिया कि भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। साइलेंस भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ठीक है। और जब तक कि वो कम्युनिकेट ना कर दी जाए एक्सेप्टेंस ऑफर को, तब तक वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इन्हें एक जॉब को अप्लाई किया, ठीक है, कंपनी ने उसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कंपनी ने कोई एक्सेप्टेंस का लेटर या कोई न्यूज उसको नहीं दिया इसका कि हमने तुमको सेलेक्ट कर लिया है। बाद में मिस्टर ए को किसी और सोर्स से मालूम पड़ा कि उसका सिलेक्शन हो गया है, तो वो जाकर के कंपनी से वो जॉब डिमांड करता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ऑफिशियली नहीं की गई थी, तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं थी, इसलिए कोई एग्रीमेंट नहीं था, और मिस्टर ए के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जॉब मांग सके। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्टेंस हमेशा बाद में होगा, ऑफर पहले होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक्सेप्टेंस हो जाए और ऑफर बाद में आए, ठीक है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं। मिस्टर ए को एक कंपनी ने अपने शेयर्स अलॉट कर दिए, हालांकि मिस्टर ए ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था इसके लिए, ठीक है। तो बाद में जब ये गड़बड़ी नजर आई तो ए ने एक एप्लीकेशन दे दिया कंपनी को, ठीक है। यहाँ पे विदाउट एनी ऑफर फ्रॉम ए ने कोई ऑफर नहीं दिया था शेयर्स खरीदने का, उसके बावजूद कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफर से पहले नहीं आ सकती, ऑफर के बाद ही आएगी। अच्छा, ऑफर अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया गया है तो फिर दोबारा फिर बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया है तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, फिर उसके लिए एक फ्रेश ऑफर की जरूरत होगी एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो एक्सेप्टेंस होगा वो एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर दिया जाएगा। कुछ अगर स्पेसिफाइड टाइम मेंशन्ड है कि इतने समय में एक्सेप्टेंस देनी है, तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर दिया जाएगा, या फिर कोई रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो एक्सेप्टेंस दिया जाएगा वो ऑफर वापस ले लिया गया उससे पहले दिया जाएगा, या फिर ऑफर लैप्स हो गया किसी वजह से, जो अभी हमने वजह देखी, उससे पहले देना होगा। ऑफर के लैप्स होने से पहले देना होगा, ऑफर रिवोक कर दिया ऑफर ने उससे पहले देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, ठीक है। ऑफर का भी ऑफर कब कंप्लीट मानी जाती है, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है, और अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस में से कोई एक चीज रिवोक की जाती है, वापस ली जाती है, तब वो कब कंप्लीट माना जाता है। तो सेक्शन 4 में दिया है ये चीज। सबसे पहले ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है वो देख लेते हैं। ऑफर यानी कि प्रपोजल, जिस व्यक्ति को ऑफर दी गई है उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाए तो उस समय वो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। 4 तारीख को हमने लेटर डिस्पैच किया ऑफर का, वो 6 तारीख को पहुंचा तो अगले व्यक्ति के पास, तो 6 तारीख को ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? एक्सेप्टेंस दो लोगों के, अब इसमें है 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। जो प्रपोजर है जिसने ऑफर दिया उसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब होगी जिस दिन एक्सेप्टर ने अपना लेटर डिस्पैच कर दिया, ठीक है। अब वो वापस नहीं ले सकता अपना, मतलब अब वो लेटर, उस लेटर को वापस लेने का अधिकार नहीं है उसके पास। तो एक्सेप्टेंस को वापस लेने का अधिकार होता है, लेकिन वो लेटर वो डिस्पैच हो गया है, उसके कंट्रोल के बियॉन्ड चला गया है, तो उस दिन ऑफरर के लिए वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट हो गई है। और एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगी? जब वो ऑफरर के पास पहुंच जाएगा। इसको भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जिस दिन वो लेटर ऑफरर को पहुंच जाएगा उस दिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी एक्सेप्टर के लिए। जिस दिन लेटर डिस्पैच कर दिया उस दिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी ऑफरर के लिए। तो दोनों के लिए 2 अलग अलग समय होगा। अच्छा, रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी?
रिवोकेशन ऑफर का भी हो सकता है, रिवोकेशन एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। तो दोनों के लिए एक ही फंडा है, जो व्यक्ति रिवोक कर रहा है उसने उस लेटर को डिस्पैच कर दिया, अब उसके पावर में नहीं है लेटर को वापस ले ले, तो उस व्यक्ति के लिए उसी समय कंप्लीट हो गया रिवोकेशन जिस समय उसने डिस्पैच कर दिया, और दूसरे व्यक्ति के लिए तब कंप्लीट हुआ जब उसकी नॉलेज में वो आ गया। ये दोनों ऑफर और एक्सेप्टेंस के दोनों के रिवोकेशन के लिए है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। Communication of offer is complete when the offer comes to the knowledge of the person to whom the offer is made. Communication of acceptance. एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट है? प्रपोजल के लिए जब वो डाक में डिस्पैच कर दिया, एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस उसी दिन कंप्लीट हो गया। एक्सेप्टर के लिए जब वो डाक पहुंच गई प्रपोजल के पास उस दिन कंप्लीट हुआ। ऑफर अगर रिवोक किया जा रहा है तो जो ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हो गया? जिस दिन उसने डाक डिस्पैच कर दी अपने रिवोकेशन के लिए, ऑफर रिवोक करने के लिए, उस दिन कंप्लीट हो गया। और ऑफरी के लिए जिस दिन उसकी नॉलेज में आ गया, वो लेटर उस तक पहुंच गया उस दिन। इसी तरह रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी रिवोक किया जा सकता है। उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है? वो कौन लेटर डिस्पैच करेगा? वो एक्सेप्टर डिस्पैच करेगा। एक्सेप्टर के लिए तब वो कंप्लीट हो जाएगा जब वो उसकी लेटर डिस्पैच कर देगा, जिस दिन उसकी पावर से निकल जाएगा कि वो लेटर वापस ले सके, तो उस दिन उसके लिए कंप्लीट हो जाएगा। और ऑफर के लिए तब कंप्लीट होगा जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा, लेटर उस तक पहुंच जाएगा। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मिस्टर ए ने एक लेटर भेजा मिस्टर बी को 1 सितंबर को, अपना हाउस बेचने के लिए मिस्टर बी को 10 लाख रुपए में। मिस्टर बी के पास वो लेटर पहुंचा 4 सितंबर को। अब ये ऑफर तब कंप्लीट हुई जब ये मिस्टर बी की नॉलेज में आ गई, यानी कि 4 सितंबर को। ऑफर कंप्लीट हुई 4 सितंबर को। अब मिस्टर बी ने 6 सितंबर को अपना लेटर भेजा, और वो लेटर एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, और वो 9 सितंबर को पहुंच गया। अब ये 2 दिन कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस। मिस्टर ए के लिए कब कंप्लीट होगी? जो कि प्रपोजर हैं, जिस दिन मिस्टर बी ने अपना लेटर डिस्पैच कर दिया, यानी कि 6 सितंबर को ही कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस। और मिस्टर बी के लिए जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हुई जब वो लेटर पहुंच गया 9 सितंबर को, तो 9 सितंबर को कंप्लीट हुई एक्सेप्टेंस। दोनों लोगों के लिए अलग अलग दिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। मान लीजिए मिस्टर ए अपनी ऑफर विड्रॉ करना चाहते हैं 10 लाख वाली हाउस बेचने की, तो उन्होंने 2 सितंबर को अपना एक लेटर डिस्पैच किया, और वो 5 सितंबर को लेटर पहुंच गया। ठीक है, तो मिस्टर ए के लिए कब कंप्लीट होगा? जिस दिन उन्होंने अपना ऑफर रिवोक करने का लेटर डिस्पैच किया, यानी कि 2 सितंबर को। और मिस्टर बी के लिए वो कब कंप्लीट होगा? 5 सितंबर को, जब लेटर उनको मिल गया। इसी तरह के एक्सेप्टेंस अगर विड्रॉ की जाती है तो 8 सितंबर को उन्होंने डिस्पैच किया मिस्टर बी ने अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ करने का, रिवोक करने का, और वो 10 सितंबर को पहुंचा, तो मिस्टर बी के लिए 8 सितंबर को कंप्लीट हो गया, जिस दिन उन्होंने जो व्यक्ति डिस्पैच कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है रिवोकेशन, जिस दिन उसने डिस्पैच कर दिया उसी दिन कंप्लीट हो गया। और मिस्टर ए के लिए 10 सितंबर को कंप्लीट हुआ, जिस दिन उनको मिल गया। लेकिन रिवोकेशन के लिए एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है ना? ये नहीं कि कभी भी आप जब चाहे रिवोक कर लें, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले रिवोक करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए सेक्शन 5 है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर कब तक रिवोक की जा सकती है और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नॉट कंप्लीट। ऑफर की हम नहीं चेक करेंगे कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं। ऑफर का कम्युनिकेशन तो कंप्लीट हो ही चुका होगा। हमें चेक करना है कि जो एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। हमें देखना होगा कि जो एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। हमने अभी यहां पे देखा था ना,
प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट तब तक कब होता है, तब जब वो लेटर डाक में डाल दिया गया, ठीक है। अब एक्सेप्टर उसको विड्रॉ लेटर को वापस नहीं ले सकता है, ठीक है, अब उसके कंट्रोल के बाहर है। अभी इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक्सेप्टेंस हम तब तक रिवोक कर सकते हैं तब तक कि वो एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑफर के केस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे, एक्सेप्टेंस के केस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे, ऑफर के केस में उसका कंप्लीशन अगेंस्ट द प्रपोजर देखेंगे यानी कि ऑफर देखेंगे, और एक्सेप्टेंस के केस में उसका कंप्लीशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ द ऑफर नहीं देखेंगे कभी भी, कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे दोनों ही केस में। और बस अंतर इतना है कि ऑफर के का रिवोक हो रहा है तो कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। जब तक वो प्रपोजल के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक विड्रॉ कर सकते हैं, और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर ना कंप्लीट हो जाए एक्सेप्टेंस तब तक विड्रॉ कर सकते हैं। और मतलब जब वो एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस डाक में डाली तब तक ऑफर विड्रॉ करी जा सकती है, और जब वो डाक पहुंच गई ऑफर तक एक्सेप्टेंस वाली डाक तब तक एक्सेप्टेंस विड्रॉ की जा सकती है। चलिए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये चीज को देखिए डायग्राम फॉर्म में दिया है, आप इसको वीडियो रोक करके इसको देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, और रिवोकेशन का कंप्लीट कब हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मिस्टर ए है, ये ऑफर है, इन्होंने ऑफर दिया, मिस्टर बी को ऑफर दिया, विल यू बाय माई कार फॉर 50,000 रुपीज, 50,000। उन्होंने 50,000 रुपए में अपनी कार खरीदने का ऑफर मिस्टर बी को दिया। उन्होंने इस चीज का ये ऑफर लेटर के थ्रू दिया, 1 अप्रैल को पोस्ट किया लेटर। ये लेटर मिस्टर बी को 4 अप्रैल को मिल गया। मिस्टर बी एक्सेप्टर या ऑफरी कुछ भी कह सकते हैं आप, 4 अप्रैल को उनको लेटर मिला। अब उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दी, यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर, उसका एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया 6 अप्रैल को, और ये लेटर मिला मिस्टर ए को 9 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर डिस्पैच किया जो कि 4 अप्रैल को मिस्टर बी को मिल गया। उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच किया 6 अप्रैल को जो कि 9 अप्रैल को मिस्टर ए को मिल गया। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन वो लेटर मिस्टर बी को मिल गया, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, ये एक्सेप्टेंस है, ये यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर, ये एक्सेप्टेंस है, ये 6 तारीख को डिस्पैच हुआ था, 9 तारीख को मिला था। तो मिस्टर ए जो ऑफरर हैं उनके लिए ये 6 तारीख को ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब मिस्टर बी वापस लेटर वापस नहीं ले सकते डाक विभाग से, ठीक है। तो ये 6 तारीख को मिस्टर ए के लिए कंप्लीट हो गया, और मिस्टर बी के लिए कब कंप्लीट हुआ, जब ये 9 तारीख को पहुंच गया, ठीक है। एक्सेप्टेंस मिस्टर ए के लिए कंप्लीट हुई 6 तारीख को, मिस्टर बी के लिए कंप्लीट हुई 9 तारीख को। एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए कंप्लीट होती है जिस दिन एक्सेप्टेंस डिस्पैच कर दे एक्सेप्टर, ताकि उसके कंट्रोल से बाहर चला जाए, 6 तारीख। और एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट होती है जिस दिन वो एक्सेप्टेंस पहुंच जाए ऑफर के पास, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवोकेशन। रिवोकेशन क्या हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। रिवोकेशन आपका ऑफर का भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। पहले ऑफर का लेट्स से कि मिस्टर ए अपना ऑफर वापस लेना चाहते हैं, ठीक है, उसका रिवोकेशन देखते हैं। 1 तारीख को उन्होंने लेटर भेजा था कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूँ। 2 तारीख को उन्होंने लेटर भेज दिया कि मैं अपना ऑफर विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो रिवोकेशन का लेटर है वो 5 तारीख को पहुंच गया मिस्टर बी के पास। तो अब जो ये रिवोकेशन जो कंप्लीट हुआ,
जिस व्यक्ति ने रिवोकेशन स्टार्ट किया है उसके लिए उसी दिन जिस दिन उसने लेटर डिस्पैच किया, और जिस जिस व्यक्ति के लिए को ये ऑफरी है मिस्टर बी, उनके लिए जिनको रिवोकेशन भेजा गया है उनके लिए 5 अप्रैल को कंप्लीट होगा, जिस दिन उनको मिल जाएगा लेटर। इनके लिए मिस्टर ए के लिए 2 अप्रैल को कंप्लीट हो गया, जिस दिन उन्होंने डिस्पैच कर दिया और लेटर, और मिस्टर बी को जिस दिन मिल जाएगा उनके लिए उस दिन कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिए ऑफर जो होती है हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि कब तक ऑफर रिवोक की जा सकती है, तब तक उसका जो एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर। यहां पे भी हम लोग देख रहे थे अगेंस्ट प्रपोजर ऑफर, प्रपोजर ऑफर एक ही चीज होती है। ये 6 अप्रैल को कंप्लीट हुई है, ठीक है, तो 6 अप्रैल तक ऑफर, जिस दिन उन्होंने एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच किया, तो 6 अप्रैल तक ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, और ऑफर जो रिवोकेशन है वो कंप्लीट हो गया ये 5 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल से पहले, तो ये वैलिड है, वो ऑफर रिवोक की जा सकती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजल कंप्लीट नहीं हुआ था, वो 6 अप्रैल को कंप्लीट होता, उससे पहले ही प्रपोजर ने अपनी ऑफर विड्रॉ कर ली, तो वो अलाउड है। अगर 7 अप्रैल को पहुंची होती तो रिवोकेशन नहीं अलाउ होता, क्योंकि वो उसने 6 अप्रैल को ही कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है एक्सेप्टेंस का एज अगेंस्ट प्रपोजल। ये तो ऑफर की रिवोकेशन हो गई। एक्सेप्टेंस जिसने किया वो भी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। ठीक है, तो उसने जो एक्सेप्टर है मिस्टर बी, उन्होंने 7 अप्रैल को एक लेटर सेंड भेजा मिस्टर ए को कि आई विड्रॉ माई एक्सेप्टेंस टू बाय द कार। मैंने जो एक्सेप्टेंस दी थी मैं उसको विड्रॉ करता हूं, और वो 8 अप्रैल को पहुंच जाती है मिस्टर ए के पास। ठीक है, अब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? मिस्टर बी के लिए जिस दिन उन्होंने डिस्पैच कर दिया 7 अप्रैल को, मिस्टर ए के लिए जिस दिन उनको मिल गया 8 अप्रैल को। लेकिन क्या ये अलाउड है? कब तक अलाउड था एक्सेप्टेंस को रिवोक करना? जब तक कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट वो कंप्लीट, एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट ना हो। एक्सेप्टेंस की आप वो देखें, जो एक्सेप्टेंस ये वाला कम्युनिकेशन जो ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर, नॉट 9th अप्रैल। 9th अप्रैल को अगेंस्ट द एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस कंप्लीट होनी थी। ठीक है, जब वो लेटर एक्सेप्टेंस वाला मिस्टर ए के पास पहुंचता। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं क्या हुआ। 9th अप्रैल को कंप्लीट होनी थी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर, और उनका एक्सेप्टेंस पहुंच गया लेटर 8 अप्रैल को ही। ठीक है, एक दिन पहले ही पहुंच गया, तो ये रिवोकेशन वैलिड है, क्योंकि एक दिन पहले ही आ गया। लेकिन अगर 8 की जगह 10 तारीख को पहुंचता तो फिर ये इनवैलिड हो जाता, क्योंकि टाइम पीरियड के बाद पहुंचा है। अच्छा, रिवोकेशन का एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। ऑफर कब तक रिवोक की जा सकती है? आप इसमें चेक करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हमेशा एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन चेक करेंगे कि हो गई कि नहीं हो गई। ऑफर के केस में प्रपोजल के अगेंस्ट कंप्लीट हो गई कि नहीं, और एक्सेप्टेंस के केस में एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट हो गई कि नहीं। ऑफर के केस में अगर प्रपोजल के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है, यस, ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड। अगर प्रपोजल के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है, ऑफर कैन बी रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस के केस में अगर एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है एक्सेप्टेंस की, तो ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड। अगर नहीं कंप्लीट हुई है, ऑफर कैन बी रिवोक्ड। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।